स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और एक बार फिर से देवराज चाहन की कहानी लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। हम्म, ये कहानी और इसके अलावा एक कहानी और मैं आपको शायद विक्रम मलिक सीरीज की सुना देता हूं। और इस मंथ के बाद से हमारी जो भी कहानी आएगी वो लाइव सेक्शन में ही होगी, क्योंकि रिकॉर्ड करने की जो सुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। एनीवेज तो शुरू करते हैं। और दूसरा कि इसका केवल एक ही भाग जो है वो आपको अपलोडेड मिलेगा। दूसरे सभी भाग केवल उन्हें ही दिखाई देंगे जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अन्यथा आप इसका दूसरा भाग ढूंढते रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। किस्मत का सुल्तान, देवराज चौहान सीरीज। देवराज चौहान अजीबोगरीब हाल में नजर आ रहा था। सिर के बाल छोटे छोटे थे। स्पष्ट एहसास हो रहा था कि कुछ वक्त पहले वो पूरा गंजा हुआ था। दाएं कान के ऊपर सिर के बालों के चौराहे के पास गोली लगने का ताजा निशान था, जो कि भर चुका था। परंतु वहां ठीक से अभी बाल नहीं आए दिख रहे थे। शरीर पर सादी कमीज और पैंट थी। कमीज पैंट के बाहर झूल रही थी। जिक्र करने के लायक तो उसके चेहरे के भाव थे। खूंखारता से भरा चेहरा, दहकती शोले बरसाती आंखें, बिचे होंठ, कसे हुए गाल। देवराज चौहान सड़क के किनारे फुटपाथ पर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। तेज धूप की वजह से शरीर पर पसीने की धारा बहती महसूस हो रही थी। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि शरीर तप रहा था। परंतु देवराज चौहान को इन बातों का होश ही कहाँ था। इस वक्त वो मौत का दूसरा रूप लग रहा था। एकाएक देवराज चौहान ने फुटपाथ छोड़ा और दाईं तरफ कच्चे में उतर गया। वहां छोटे छोटे प्लॉटों पर कच्ची पक्की कॉलोनी बसी हुई थी। भीड़ भरा इलाका था ये। इतनी गर्मी में भी लोगों का आना जाना जारी था। देवराज चौहान का ध्यान आते जाते लोगों पर जरा भी नहीं था। वो सामने की एक गली में प्रवेश करता चला गया। गली में कुछ भीतर जाकर एक दरवाजे पर ठिठका और दोनों हाथों से दरवाजे को धक्का दिया तो वो खुलता चला गया। देवराज चौहान भीतर प्रवेश करके ठिठका। ये एक छोटा कमरा था। वहां ट्यूबलाइट की रोशनी चल रही थी। एक तरफ दीवान पर एक आदमी बैठा था। दूसरा कुर्सी पर बैठा था। दोनों बियर पी रहे थे कि एकाएक आए तूफान की वजह से दोनों चौंके। कौन है तू? एक आदमी बियर का गिलास हाथ में पकड़े गुर्रा उठा। अगले ही पल देवराज चौहान पर उनकी निगाह पड़ी तो वो चौंके। चेहरे पर से कई तरह के भाव आकर गुजर गए। दोनों की आपस में निगाहें मिली। देवराज चौहान ने पैंट की बाहर झूलती कमीज के भीतर हाथ डाला और पैंट में फंसी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। वो पुलिस रिवॉल्वर थी। .38 की। सब इंस्पेक्टर कामटे की रिवॉल्वर थी वो। तुम दोनों के चेहरे बता रहे हैं कि मुझे पहचान चुके हो। देवराज चौहान ने उनकी तरफ रिवॉल्वर करता हुआ दरिंदगी भरे स्वर में बोला। दावरे कहाँ है? दावरे? एक के होठों से निकला। सुधीर दावरे कहाँ छिपा बैठा है? देवराज चौहान ने खूंखार भरे स्वर में कहा। हम नहीं जानते कि दावरे साहब कहाँ हैं। मैं जानता था कि तुम जैसों को दावरे की खबर नहीं होगी। बोलो, मैं कौन हूं? द देवराज चौहान, डकैती मास्टर। कैसे पहचाना? दावरे साहब ने अपने लोगों में तुम्हारी तस्वीर बांट रखी है कि जब भी तुम्हें देखे तो पहचान जाए। देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। ब्रांडी या प्यारा कहाँ है? हाँ, हम नहीं जानते। उसी पल देवराज चौहान ने हाथ में दबी रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। धाए। तेज आवाज गूंजी और गोली उसके माथे पर जा लगी। वो कुर्सी से उल्टा और नीचे जा गिरा। बियर का गिलास हाथ से निकलकर पहले ही नीचे जा गिरा था। दीवान पर बैठा दूसरा व्यक्ति कांप उठा ये देखकर। उसका चेहरा सफेद पड़ गया।
ब्रांडी और प्यारा कहाँ है? देवराज चांद ने रिवॉल्वर उसकी तरफ की। गोली मत मारना। मैं तुम्हें किशन दावरे के बारे में बता सकता हूँ, वो जल्दी से चीख कर बोला। कौन किशन दावरे? देवराज चाहन ने दांत पीसे। सुधीर दावरे का चचेरा भाई। ड्रग्स के धंधे में कृष्ण दावरे सुधीर दावरे का दायां हाथ है। ब्रांडी और प्यारा? मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। भय उसके चेहरा भय से उसका चेहरा पसीने से भर चुका था। किशन दावरे का पता बता, देवराज चाहन ने उसी लहजे में कहा। उसने एक जगह का पता बता दिया। किशन दावरे इन दिनों इसी जगह पर है। दावरे साहब ने उसे बाहर निकलने को मना कर रखा था। कानों को फाड़ देने वाला एक और धमाका हुआ और गोली उसके माथे पर जा लगी। देवराज चाहन ने रिवॉल्वर वापस पैंट में फंसाई और सिर के ऊपरी हिस्से में वहां हाथ लगाया जहां गोली का जख्म भर चुका था। फिर होंठों से गुर्राहट निकली और पलटकर खुले दरवाजे से बाहर निकलता चला गया। बाहर तीन चार लोग गोली की आवाज सुनकर इकट्ठे हो चुके थे, परंतु देवराज चाहन ने उन्हें देखा भी नहीं। अगला दृश्य। उस छोटे से बंगले के गेट के भीतर की तरफ एक दरबान स्टूल पर बैठा था। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। देवराज चाहन गेट पर पहुंचा और खुले गेट से भीतर प्रवेश कर गया। ए, दरबान हड़बड़ाकर स्टूल से उठा। कौन हो तुम और कहां घुसे आ रहे? तब तक देवराज चाहन उसके पास पहुंच चुका था। वो अपने शब्द भी पूरे न कर सका और देवराज चाहन का वजनी घूंसा उसकी कनपटी पर पड़ा। उसके होंठों से कराह निकली। इससे पहले कि वो बेहोश होकर गिरता, देवराज चाहन ने उसे थाम लिया और नीचे लेटा दिया। सीधा होते हुए देवराज चांद की खूंखारता भरी निगाह हर तरफ घूमी। दोपहर के 3 बज रहे थे। पूरा बंगला गर्मी और धूप से तप रहा था। तेज गर्म हवा के थपेड़े देवराज चाहन के चेहरे से टकरा रहे थे। उसी पल देवराज चाहन की निगाह एक गनमैन पर पड़ी जो कि बंगले के एक तरफ की दीवार से निकलकर सामने आया था। वो शायद बंगले के गिर्द चक्कर लगाकर सामने की तरफ पहुंचा था। उसने देवराज चाहन को देख लिया था। यह महसूस करके देवराज चाहन ने उसकी तरफ हाथ हिलाया। गनमैन उलझन में घिरा देवराज चाहन की तरफ आने लगा। देवराज चाहन शांत भाव से वहीं खड़ा उसे देखता रहा। गनमैन कुछ पास पहुंचा तो उसने नीचे गिरे पड़े दरबान को देखा और चौंका। उसने फौरन गन का रुख देवराज चाहन की तरफ कर दिया कि देवराज चाहन बोला, मैं बाहर से निकल रहा था कि ये पानी पानी कहता नीचे गिर गया। सच कह रहे हो? गनमैन का स्वर शक से भरा था। झूठ क्यों कहूंगा? तुम खुद ही देख लो। गनमैन ने गन नीचे की और पास आकर दरबान पर झुका। देवराज चाहन ने बिजली की सी फुर्ती से पैंट में फंसी रिवॉल्वर निकाली और दस्ते की तीव्र चोट उसके सिर पर की। वो तीव्र कराह के साथ झुका झुका ही नीचे गिरा और बेहोश हो गया। दांत भींचे देवराज चाहन ने रिवॉल्वर पैंट में फंसाई और सामने नजर आ रहे बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चारों तरफ गर्मी से भरी खामोशी छाई हुई थी। देवराज चाहन चेहरे पर पसीने की लकीरें दौड़ रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर देवराज चांद ठिठक गया। दरवाजा बंद था। बंगले के गिर्द घूमता वो खिड़कियां दरवाजे चेक करने लगा तो एक खिड़की खुली मिल गई। खिड़की से वो भीतर प्रवेश कर गया। बंगले के भीतर खामोशी थी। कहीं से कोई आहट नहीं उभर रही थी। देवराज चाहन ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। वो खूंखार और सतर्क नजर आ रहा था। सावधानी से आगे बढ़ता एक कमरे में पहुंचा जहां दीवान जैसे बेड पर नौकर जैसा आदमी नींद में था। देवराज चाहन ने आगे बढ़कर उसके गाल पर रिवॉल्वर की नाल रख दी। वो उसी पल हड़बड़ा कर उठ बैठा। चुप रहो, देवराज चाहन ने दांत पीस कर कहा। रिवॉल्वर को देखते ही उसके होश उड़ गए। चेहरा फक पड़ गया। किशन दावरे कहाँ है? देवराज चाहन ने कठोर स्वर में पूछा। वो ऊपर कमरे में। उसी पल देवराज चाहन ने रिवॉल्वर की नाल का वार उसके माथे पर किया। वो बेआवाज सा बेहोश होकर दीवान पर जा लुढ़का। देवराज चाहन रिवॉल्वर थामे कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियां तलाश करके ऊपरी मंजिल पर आ गया।
वो कमरा जल्दी ही मिल गया जो कि भीतर से बंद था, बाकी सब कमरे खुले थे। देवराज चौहान ने दरवाजा थपथपाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा खुला। सामने 35 बरस का लुंगी बनियान पहने व्यक्ति दिखा। देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर देखकर वह चौंका। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा, परंतु देवराज चौहान ने जोरों से दरवाजा धकेला और उसे पीछे खिसकाता भीतर प्रवेश करता चला गया। दरिंदगी नाच रही थी चेहरे पर। वो हक्का बक्का सा खड़ा देवराज चौहान को देखने लगा। मुझे पहचाना? देवराज चौहान गुर्रा उठा। उसने सूखे होंठों पर जीभ फेरी और घबराए स्वर में कह उठा, शायद, पक्का नहीं। कच्चा क्या है? तो तुम देवराज चौहान तो नहीं? उसने खरखराते स्वर में कहा। मैं देवराज चौहान हूं, यही पक्की बात है। और तुम किशन दावरे हो? उसने सहमति में सिर हिलाकर कहा। मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो तब साथ भी नहीं था। वो बहुत घबरा चुका था। मैंने ये नहीं कहा कि तुम तब वहां थे। किशन दावरे ने चैन की सांस ली। कमरे में एसी चल रहा था। पर्याप्त ठंडक थी वहां। सुधीर दावरे कहाँ है? देवराज चौहान गुर्राया। मैं नहीं जानता। मुझे दावरे चाहिए। मैं नहीं जानता इस वक्त वो कहाँ है। वो कहीं छिपा हुआ है। किशन दावरे ने जल्दी से कहा। ब्रांडी और प्यारा कहाँ है? मुझे इनका भी पता नहीं। ये भी तुम्हारी वजह से कहीं छिपे हुए हैं। तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो? देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। मैं सच में नहीं जानता कि इस वक्त कहाँ है सब। सुधीर ने मुझे छिपकर रहने को कहा तो मैं यहां, पर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, कहकर देवराज चौहान ने उस पर रिवॉल्वर तान दी। नहीं। किशन दावरे कांप उठा। मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी पहली गलती तो यह है कि तुम दावरे के चचेरे भाई हो। देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। तुम तुम्हारी दूसरी गलती यह है कि तुम दावरे के साथ मिलकर धंधा करते। मैं धंधा छोड़ दूंगा। सुधीर दावरे को छोड़ दूंगा। तुम मुझे मत। धाएं, धाएं। एक साथ दो गोलियां निकली और किशन दावरे के चेहरे को उधेड़ गई। सुर्खी नाच रही थी देवराज चौहान की आंखों में। अगला दृश्य। गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। विकेटों की जगह ईंटें खड़ी कर रखी थी। बच्चों की उम्र 8 से 12 साल तक की थी। शोर शोर पड़ रहा था। बॉल सामने से आते देवराज चौहान के पैरों से टकराई तो देवराज चौहान ने बॉल लपक ली और बैटिंग कर रहे बच्चे की तरफ बॉल फेंकी तो बच्चे ने शॉट मार दी। तभी देवराज चौहान ने एक बच्चे से पूछा, 14 नंबर मकान कौन सा है? 14 नंबर? वो उधर नीला वाला दरवाजा। बच्चे ने कुछ दूरी पर नजर आ रहे नीले दरवाजे की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान उस तरफ बढ़ गया। अंकल घर पर नहीं है, आंटी है, पीछे से बच्चे ने कहा। आगे बढ़ते हुए देवराज चौहान ने हाथ हिला दिया। देवराज चौहान नीले दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा थपथपाया। फौरन ही दरवाजा खुला। साड़ी पहने 40 बरस की महिला थी दरवाजा खोलने वाली। कहिए, औरत ने पूछा। उसी पल देवराज चौहान दरवाजे के पल्ले को धकेलता भीतर घुसा। औरत हड़बड़ाकर पीछे हट गई। ये क्या बदतमीजी, औरत ने कहना चाहा, परंतु देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर पाकर शब्द मुंह में ही रह गए। शोर करने की कोशिश मत करना। देवराज चौहान गुर्राया और पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। औरत के चेहरे पर डर नाच उठा था। देवराज चौहान ने घर में नजरें दौड़ाई। मध्यम वर्गीय घर था ये। मेरे पास जो कुछ है तुम ले लो, औरत घबराए स्वर में कह उठी। ज्यादा कुछ नहीं, चुप रहो, देवराज चौहान ने दांत पीसकर कहा और आगे बढ़कर औरत की बांह पकड़कर झटका दिया। औरत के होंठों से हल्की सी चीख निकली और वो पास ही पड़े सोफे पर जा गिरी। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे खतरनाक नजरों से उसे देखने लगा।
औरत का चेहरा देखकर स्पष्ट नजर आ रहा था कि उसकी जान सूखी जा रही है। अगला दृश्य। कमरे में 5 लोग बैठे हुए थे। ताश खेल रहे थे वो। बीच में नोटों का ढेर पड़ा था जो कि कई लाखों में था। पास में बियर की खुली बोतलें रखी थी। सबके हाथों में ताश के पत्ते थे और चाल चलते हुए वो नोटों का ढेर बता बढ़ता जा रहा था। फिर गेम अपने अंतिम चरण में पहुंची। उनमें से एक बीच में पड़ा लाखों रुपया जीत गया था। यार मनोहर, हारने वाला मुंह बनाकर कह उठा, तो लगातार दूसरी गेम जीता है। पत्ते बढ़िया पड़ रहे हैं इसे। अपने को कभी पत्ते बढ़िया नहीं पड़ते। मनोहर नीचे पड़े नोटों को समेटने में व्यस्त था। बीच बीच में वो बियर के घूंट भी लेता जा रहा था। वो खुश था। जो 2 गेमें उसने जीती थी उसमें 7-8 लाख रुपया उसे मिला था। तभी मनोहर का मोबाइल बज उठा। हेलो। मनोहर ने बात की। इस बीच वह दूसरे हाथ से नोट समेटने में व्यस्त था। आप घर आ जाओ। उसके कानों में औरत की आवाज पड़ी। अभी मैं व्यस्त हूं। पत्ते बढ़िया पड़ रहे हैं। ताश चल रही है। मनोहर ने मस्ती भरे स्वर में कहा। मेरे सिर पर रिवॉल्वर लगा रखी है इसने। औरत की आवाज कानों में पड़ी। इसी ने कहा है कि तुम्हें बुलाऊं। ये कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी से कही तो मुझे मार देगा ये। मनोहर के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। नोटों पर से उसका ध्यान हट गया। कौन है वो? मनोहर की आंखें सिकुड़ी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। मेरी उससे बात करा। कहते हुए मनोहर ने वहां बैठे अपने साथियों पर निगाह मारी। चंद पलों की रोशनी चंद पलों की खामोशी के पश्चात औरत की आवाज पुनः सुनाई दी। वो फोन पर बात नहीं करना चाहता। कहता है तुम यहीं घर पर आ जाओ। तुमसे बात करना चाहता है। उसका नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। वो कह रहा है अकेले आना, कोई गड़बड़ की तो मुझे मार देगा। मनोहर की आंखें सिकुड़ी। फिर बोला, आता हूं। कहकर उसने मोबाइल जेब में रखा और नोट समेटते हुए कह उठा, मुझे जाना है दोस्तों। नोट जीत कर भाग रहा है। अक्सर तुम लोग जीत कर भागते हो। सोचा आज मैं भी भाग कर देख लूं कैसा लगता है। मनोहर मुस्कुरा पड़ा। घर से फोन था? हाँ। सब ठीक तो है? ठीक है। कोई घर पर आया है, जाना जरूरी है। मनोहर ने सामान्य स्वर में कहा। अगला दृश्य। औरत के चेहरे पर घबराहट नाच रही थी। वो सोफे पर बैठी थी। उसके सामने रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान बैठा था। औरत रह रहकर बेचैनी से पहलू बदल रही थी। तुम रिवॉल्वर जेब में क्यों नहीं रख लेते? औरत हिम्मत करके बोल उठी। क्यों? देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मुझे डर लगता है। डरो मत। इस रिवॉल्वर से गोली तभी निकलेगी जब मैं चाहूंगा। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती नाच रही थी। मनोहर से तुम्हारा क्या झगड़ा है? कुछ नहीं। तो फिर रिवॉल्वर लिए उसे क्यों पूछते फिर रहे हो? मैं तो उसे पहचानता भी नहीं। तो उससे बात करनी है। तुम्हारे सामने ही बात करूंगा। सुन लेना। तुम आखिर हो कौन? जब मनोहर आएगा तब तुम जान जाओगी। तुमने मनोहर से फोन पर क्यों नहीं बात की? जो भी बात थी फोन पर कर सकते थे। ये आमने सामने की बात है। औरत देवराज चौहान के कठोर चेहरे को देखती रही, फिर बोली, चाय बना दूं? नहीं। ठंडा? चुप बैठो। तुम गुस्से में लग रहे हो। शांत हो जाओ। मुझे बताओ क्या बात है। मनोहर को मैं संभाल लूंगी। कष्ट मत करो। उसे मैं संभाल लूंगा। देवराज चौहान ने चुपते स्वर में कहा। तभी दरवाजे पर आहट हुई। फिर दरवाजा थपथपाया गया। औरत ने फौरन देवराज चौहान को देखा, फिर उठते हुए बोली, मैं खोलती हूँ। उसी पल देवराज चौहान उठा और आगे बढ़कर औरत की पीठ से नाल लगा दी। फिर बोला, चलो।
तुमने या आने वाले ने कोई चालाकी की तो दोनों मरोगे। घबराई सी औरत दरवाजे के पास पहुंची। उसी पल पुनः दरवाजा थपथपाया गया। पूछो कौन है? देवराज चांद गुर्राया। कौन है? औरत ने पूछा। मैं हूं, दरवाजा खोल। बाहर से मनोहर की आवाज आई। यही है मनोहर? दांत भींचकर देवराज चांद ने पूछा। हाँ हाँ। दरवाजा खोल। औरत ने दरवाजा खोला। मनोहर ने तेजी से भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान और मनोहर की नजरें मिली। दरवाजा बंद कर। औरत पर रिवॉल्वर लगाए देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। मनोहर देवराज चौहान को घूरे जा रहा था। जा, चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ। औरत जल्दी से आगे बढ़ी और सोफे पर जा बैठी। इन दोनों को डरी सी देखने लगी। कौन है तू? मनोहर ने सख्त स्वर में पूछा। पहचाना नहीं? देवराज चौहान का लहजा सर्द हो गया। मैंने तुझे कभी देखा भी नहीं। अकबर खान ने तुझे मेरे चेहरे की पहचान नहीं कराई कि मुझसे बचकर रहना? देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी आ गई। मनोहर चौंका। आंखें सिकुड़ी। फिर उसके होठों से निकला। देवराज चौहान? ठीक पहचाना। मनोहर के चेहरे पर हैरानी उभरी, परंतु अब वो संभला सा नजर आने लगा था। असर हो गया तुझ पर? देवराज चौहान का सर खतरनाक था। मेरे पास क्यों आए हो? अकबर खान का पता पूछने। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। तो अकबर खान के ड्रग्स को इधर उधर पहुंचाता है और कहता है कि तुझे नहीं मालूम कि अकबर खान कहाँ है। 2 महीने से अकबर खान का धंधा लगभग रुका पड़ा है। बहुत कम काम हो रहा है। मनोहर ने शांत स्वर में कहा। वो तुम्हारी वजह से ही कहीं छिपा पड़ा है। पुलिस भी अकबर खान की तलाश में है। तो तू मुझे नहीं बताएगा कि वो कहाँ है? मैं सच में नहीं जानता। जैकब, तारा, राठी कहाँ है? ये तो तेरे को पता होगा। जैकब और तारा मारे जा चुके हैं। कैसे? वो दोनों तुम्हें मारने हॉस्पिटल में गए थे जब तुम कोमा में पड़े थे। मनोहर ने गंभीर स्वर में कहा। सुनने में आया है कि शार्दुल को यह बात पसंद नहीं आई कि कोमा में पड़े व्यक्ति की हत्या की जाए। उसने तारा और जैकब को हॉस्पिटल में ही मार दिया। पक्का नहीं है, पर ऐसा सुना है। शार्दुल कहाँ है? दहक उठा देवराज चांद का चेहरा। मुझे खबर नहीं। मैं अकबर खान का मामूली सा आदमी हूं। जगमोहन के बारे में बता। उसे हॉस्पिटल से उठा लिया गया था। देवराज चांद का चेहरा दहक उठा। ये तो सुना था, परंतु उसके बाद जगमोहन के बारे में कुछ नहीं सुना। वो जिंदा है या मर गया? कुछ तो सुना होगा। नहीं। देवराज चांद दांत भींचे मनोहर को देखे जा रहा था। मनोहर के शरीर में व्याकुलता की लहरें दौड़ रही थी। और राठी, वो कहाँ है? वो कहीं छुपा है। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ छिपा है। मेरे साथ हरामजादगी करता है। देवराज चांद ने दांत किटकिटाए और आगे बढ़कर उसकी छाती पर रिवॉल्वर रख दी। ये देखकर उसकी पत्नी घबरा उठी और कह उठी, इसे मत मारना, ये बैठ जाओ। देवराज चांद ने मनोहर को देखते हुए गुर्रा उठा। मनोहर ने इशारे से अपनी पत्नी को बैठ जाने को कहा। वो डरी सी कांपती बैठ गई। रिवॉल्वर की नाल अभी भी मनोहर की छाती पर थी। मनोहर ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर कहा, मैंने तुमसे एक भी बात झूठ नहीं बोली। तू मुझे कुछ बता भी नहीं रहा। ऐसे में तो तू मरेगा। देवराज चांद का स्वर दरिंदगी से भरा पड़ा था। मनोहर के चेहरे पर क्षणिक सोच के भाव उभरे। मैं शायद तुम्हें झंडू के बारे में बता सकता हूँ। झंडू? दीपक चौला का आदमी। उस दिन वो भी वहीं था। देवराज चांद के चेहरे पर सुलगन दिखने लगी। आंखों में क्रूरता आ बसी।
झंडू वही है जो करीब 5 फुट का है और उसके सिर के बाल गर्दन तक लंबे। वही। ठीक कहा तुमने। मनोहर गंभीर स्वर में कह उठा। देवराज चौहान के मस्तिष्क में बिजली सी चमकी। आंखों के सामने झंडू का चेहरा चमका। हाथ में चाकू दांत फाड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बुरे हाल घायल फर्श पर पड़ा था, उसे देख रहा था कि एकाएक झंडू ने उसके पेट में चाकू घुसेड़ दिया। देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। वहशी लगने लगा था वो। मनोहर ने उसे देखते हुए सूखे होंठों पर जीभ फेरी। अकबर खान का सबसे खास साथी रकीब कहाँ है? देवराज चौहान ने दांत पीसकर पूछा। वो तो उसी दिन मारा गया था, शायद तुम्हारी या जगमोहन की गोली से। तू अकबर खान का आदमी, झंडू दीपक चावला का आदमी। फिर तेरे पास झंडू की खबर कैसे हुई? रात किसी के साथ बैठकर पी थी। बातों बातों में उसने कहा कि उसने झंडू को एक जगह देखा है। ये रात की बात है। किधर है झंडू? मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानता है जिसके साथ रात को पी थी। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। चल। तो उसे ये नहीं बताएगा कि ये बात मैंने तेरे को बताई और तुझे उस तक लाया। देवराज चौहान ने दांत भींचे सिर हिला दिया। मनोहर ने अपनी पत्नी को देखकर कहा, तू आराम से रह, सब ठीक है, मैं वापस आ जाऊंगा। कहकर उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी। देवराज चौहान के चेहरे पर खूंखारता के भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान ने उसके रिवॉल्वर से देवराज चौहान ने उसकी छाती से रिवॉल्वर हटा ली। अगला दृश्य। मनोहर ने एक जगह सड़क के किनारे कार रोक दी। शाम के 4 बज रहे थे। धूप और तीखी हो चुकी थी। सड़कें और जमीन तप रही थी। गर्म हवा जैसे चेहरे पर थप्पड़ मारती सी महसूस हो रही थी। होश गुम कर देने वाली गर्मी पड़ रही थी। वो सामने गली में पीले रंग की 2 मंजिला इमारत नजर आ रही है। वहां पर गैर कानूनी रूप से जुआ खेला जाता है और शराब भी मिलती है। उसी ठिकाने पर जसवंत काम करता है। इस वक्त भी वहीं होगा। जसवंत ने मुझे रात नशे में झंडू के बारे में बताया था। देवराज चौहान की निगाह उस पीली इमारत पर टिक चुकी थी। मेरे आने तक तू यहीं मिलना। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। मैं? मेरा क्या काम? मनोहर कह उठा। देवराज चौहान ने नजरें घुमाकर मनोहर को देखा और बोला, आज मेरे हाथों से या तो तू मरेगा या झंडू। जब तक झंडू मेरे हाथ नहीं लगता, तब तक तू मेरे साथ रहेगा। मनोहर सूखे होंठों पर जीभ फेर कर रह गया। मेरी वापसी पर तू नहीं मिला मुझे मेरी वापसी पर तू मुझे नहीं मिला तो मैं तेरे को और तेरी पत्नी को ढूंढ कर मार दूंगा। देवराज चौहान गुर्राया। मैं यहीं मिलूंगा। मेरे से पंगा मत लेना। नहीं लूंगा। देवराज चौहान कार से बाहर निकला और गली में प्रवेश करता चला गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान पीली इमारत की पहली मंजिल पर पहुंचा। लकड़ी के दरवाजे के पास स्टूल पर बदमाश टाइप का एक आदमी बैठा था। उसने देवराज चौहान को घूरा। देवराज चौहान दरवाजा धकेल कर भीतर जाने लगा कि उसने अपनी टांग आगे कर दी। देवराज चौहान ने ठिठक कर उसे देखा। हाँ। उसने आंखें नचाई। कहाँ जाना है? भीतर। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तेरे को पहले कभी नहीं देखा। पहली बार यहां आया हूं। यहाँ का पता किसने दिया? जसवंत ने। उसने कहा था कि आना कभी, वो इधर ही मिलेगा। उसने फौरन आगे कर रखी टांग हटा ली और कहा, जा। जसवंत किधर मिलेगा? वो दूसरी मंजिल पर है। देवराज चौहान ने दरवाजे से भीतर प्रवेश किया। सामने एक और दरवाजा था जो कि निचली मंजिल में प्रवेश करने के लिए था। पांच ही सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी। सीढ़ियां चढ़ जा, पीछे से स्टूल पर बैठे व्यक्ति ने कहा। देवराज चौहान सीढ़ियां चढ़ता चला गया। दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां भी पहली मंजिल की तरह भीतर प्रवेश करने के लिए दरवाजा लगा हुआ था। देवराज चौहान दरवाजा धकेलकर भीतर प्रवेश कर गया।
देवराज चौहान ने खुद को छोटे से हॉल में पाया। वहां सोफे लगे हुए थे। दो लोग उन पर बैठे भी थे। एक तरफ बार जैसी जगह बनी थी, जहां एक आदमी दो गिलासों में बियर भर रहा था। शांति सी लगी यहां। देवराज चौहान बार पर पहुंचकर उस व्यक्ति से बोला, जसवंत किधर होगा? क्यों? उसने देवराज चौहान को देखा। उसी ने बुलाया था। बाउंसर की नौकरी के लिए? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। वो सामने पतली गैलरी है, उसमें बाईं तरफ का दूसरा दरवाजा, वही है जसवंत। देवराज चौहान उस तरफ बढ़ गया। वो गैलरी इतनी चौड़ी थी कि सिर्फ दो आदमी एक साथ उसमें चल सके। देवराज चौहान उसी में प्रवेश कर गया। सामने से दो आदमी आते दिखे। देवराज चौहान गैलरी में बाईं तरफ वाला दूसरा दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गया और दरवाजा बंद कर लिया। वो एक सामान्य सा कमरा था। दो आदमी थे वहां। एक के सामने टेबल पर नोटों की कई गड्डियां पड़ी हुई थी, जिनकी शायद वो गिनती करके हटा था और अब कागज पर आंकड़े लिख रहा था। दूसरा पास ही लोहे की अलमारी खोले उसमें कुछ कर रहा था। देवराज चौहान टेबल के पास जा पहुंचा। उसने आंकड़े लिखने के बाद सिर उठाया। वो 50 बरस का घुटा हुआ इंसान लग रहा था। मैं बाउंसर की नौकरी के लिए आया हूँ। देवराज चौहान ने देवराज चौहान कह उठा। डिसूजा ने भेजा है तुम्हें? वो बोला। हाँ। जसवंत तुम ही हो? बैठो, मैं ही हूँ। फिर वो अलमारी में व्यस्त व्यक्ति से बोला, नोटों की गड्डियां कैशियर को दे आओ। वो अलमारी बंद करके पलटा और एक लिफाफा उठाकर नोटों की गड्डियां उसमें भरने के पश्चात बाहर निकल गया। तब तक देवराज चौहान बैठ चुका था। जसवंत ने उसे देखा। पुलिस रिकॉर्ड है तुम्हारा? अब कमरे में वो दोनों ही थे। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाली और टेबल पर हाथ रखकर नाल उसकी तरफ कर दी। जसवंत चिंक पड़ा। उसका हाथ तेजी से टेबल के दराज की तरफ बढ़ा। ड्रॉर खोला। ड्रॉर बंद कर दो। देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में गुर्राया। जसवंत ने ड्राज बंद कर दिया। रह रहकर उसकी निगाह रिवॉल्वर पर जा रही थी। वो बोला, पुलिस वाले हो? नहीं। शब्दों को चबाते देवराज चौहान बोला, ऐसी रिवॉल्वरें अक्सर पुलिस वालों के पास ही होती हैं। जसवंत खुद को संभालने की चेष्टा कर रहा था। ये पुलिस वाले से ही छीनी है। देवराज चौहान खतरनाक स्वर में कह उठा। ओह। जसवंत देवराज चौहान को देखने लगा। कौन हो तुम? तुम जानते हो कि झंडू कहाँ छिपा है? झंडू? जसवंत की आंखें सिकुड़ी। दीपक चौला का आदमी झंडू। जसवंत एकाएक सतर्क दिखने लगा। कौन हो तुम? तुम्हें मेरे से नहीं, मेरे हाथ में दबी रिवॉल्वर से मतलब होना चाहिए। ये तुम्हारी जान ले लेगी। देवराज चौहान गुर्राया। मैं किसी झंडू को नहीं जानता। जसवंत कह उठा। नहीं जानते? नहीं। रात तुमने मनोहर के साथ पी और उसे बताया कि तुम जानते हो कि झंडू कहाँ छिपा हुआ है। तो ये बात है। जसवंत जैसे मामला समझ गया। मनोहर बाहर कार में बैठा है। गलत किया मनोहर ने ये बात तुम्हें बताकर। जसवंत तीखे स्वर में कह उठा। अब मैं तुम्हें गोली मारूं या तुम झंडू का ठिकाना बताओगे? तुम्हारा झंडू से क्या मतलब? मैं गोली मार दूंगा। देवराज चौहान गुर्राया। कसम से ये खोखली धमकी नहीं है। जसवंत ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। दो पल उनके बीच खामोशी रही। यहां पहुंचकर मुझे इस तरह धमकाना हिम्मत की बात है। ये तो कुछ भी नहीं है। मैं कई बड़े काम करने निकला हूं। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा। अपने बारे में तो बताओ। पहले तुम ये बताओ कि इस वक्त झंडू कहाँ छिपा हुआ है? वी दयाल सिंह मार्ग वी दयाल सिंह मार्ग पर ओमवीर का सर्विस गैराज है। उसी गैराज के ऊपर कमरे में है इस वक्त। ये बात तुम्हें कैसे पता?
मैं कल वहां कार ठीक कराने गया था तो झंडू की झलक मिल गई। तुमने कैसे सोच लिया कि वो वहां छिपा हुआ है? मुझे पता है कि देवराज चौहान के डर से इन दिनों कई लोग छिपे बैठे हैं। शायद देवराज चौहान की वजह से वो सब इस कदर ना छिपते। परंतु पुलिस भी उन सब की तलाश में भागी फिर रही है 2 महीनों से। दांत भींचे वैसे ही रखे देवराज दांत भींचे रिवॉल्वर वैसे ही रखे देवराज चौहान उसे घूरता रहा। तुम हो कौन? देवराज चौहान। क्या? जसवंत बुरी तरह चौंका। धाए। उसी पल देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाका हुआ और गोली जसवंत के गले में प्रवेश कर गई। देवराज चौहान आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकलता चला गया। गोली चलने की आवाज सुनकर इमारत में घबराहट फैल गई। जिन्होंने देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर दबी देखी वो समझ गए कि गोली इसी ने चलाई है। किसी की हिम्मत नहीं हुई देवराज चौहान को रोकने की। देवराज चौहान इमारत के बाहर निकला और रिवॉल्वर पैंट में फंसाकर गली के बाहर की तरफ बढ़ गया। मनोहर गली के किनारे कार में ही बैठा मिला। देवराज चौहान कार में बैठा तो उसने फौरन कार को बढ़ाते हुए कहा, मैंने गोली की आवाज सुनी थी। मैंने चलाई थी। जसवंत को मारा? मनोहर हड़बड़ाकर कह उठा। हाँ, वो पीछे से फोन करके झंडू को मेरे बारे में बता सकता था। वो मुझे भरोसेमंद नहीं लगा कि उसे छोड़ देता। मनोहर गहरी सांस लेकर रह गया। दयाल सिंह मार्ग पर ओमवीर का गैराज देखा है? हाँ। वहीं चलो। देवराज चौहान का कठोर हुआ चेहरा देवराज चौहान का चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। उसने रिवॉल्वर निकाली और उसका चैम्बर खोलकर देखा। 3 गोलियां बाकी थी। इस रिवॉल्वर की गोलियां चाहिए? देवराज चौहान ने कहा। मनोहर ने रिवॉल्वर पर नजर मारकर सामने देखते हुए कहा, मैं नहीं जानता कहाँ मिलेंगी। मैं जानता हूं कि कहाँ से मिलेंगी, परंतु मेरे पास वक्त कम है। उसे बताया कि गोलियां कहाँ से मिलेंगी। फिर देवराज चांद ने जेब से हजार हजार के 20 नोट निकालकर उसे दिए। जब तक मैं झंडू से बात करूंगा तब तक तुम इन 20,000 में जितनी गोलियां मिले ले आओ। मनोहर ने बिना कुछ कहे नोटों को जेब में डाल दिया। कितनी देर में आओगे? आधा घंटा लगेगा। मैं तुम्हें गैराज के बाहर ही मिलूंगा। मुझे भी आधा घंटा लगेगा भीतर। झंडू खतरनाक है, वो तुम्हें मार देगा। देवराज चांद ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अगला दृश्य। ओमवीर के गैराज के बाहर देवराज चांद को उतारकर मनोहर गोलियां लेने चला गया। देवराज चांद ने गैराज के भीतर प्रवेश किया। काफी बड़ा गैराज था। कर्मचारियों ने नीली आसमानी वर्दी पहनी हुई थी। करीब 15 कारें गैराज में खड़ी थी और लगभग सब पर काम चल रहा था। मध्यम सा शोर वहां हो रहा था। फौरन ही देवराज चांद ने उन सीढ़ियों को देख लिया था जो गैराज के ऊपर जा रही थी। वो उन सीढ़ियों की तरफ जाना ही चाहता था कि 25 बरस का एक कर्मचारी फौरन उसके पास आ पहुंचा और बोला, कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? देवराज चांद ने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, कोई पुरानी कार बिकने के लिए है? कौन सी कार चाहिए सर? कोई भी छोटी कार, ठीक हाल में हो। देवराज चांद ने गैराज में नजरें दौड़ाते हुए कहा, वैगन आर चल जाएगी क्या? एकदम नई कंडीशन में बिकाऊ है। इंजन भी फिट है। दिखाऊं क्या? दिखाओ। आइए। उस तरफ खड़ी है। मालिक के दोस्त की है। पहले तो खरीद ली लेकिन अब कहता है कि बड़ी कार चाहिए। परिवार कुछ बड़ा है उसका। 3 तो बच्चे हैं। 4 दिन पहले यहीं छोड़ गया था कि हम उसे बेच दें। 3 महीने पहले ही उसने शोरूम से ली थी। एकदम नई है। 1000 किलोमीटर भी नहीं चली। देवराज चौहान उसके साथ बढ़ते हुए हर तरफ नजरें मार रहा था। गैराज में एक तरफ खड़ी सफेद रंग की वैगन आर के पास पहुंचे दोनों। ये देखिए सर। वो कार का दरवाजा खोलता हुआ कह उठा, आप यूं समझिए कि शोरूम से खरीद रहे हैं। इसे ले जाने के बाद आप हमें याद करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो तो पता ही नहीं लगता कि स्टार्ट है। एकदम नई जो है। वो वैगन आर को स्टार्ट करके दिखाने लगा। उसके गुण गिनाता जा रहा था। कुछ मिनट बीत गए। अगर आप ट्राई लेना चाहते हैं तो बेशक वो भी ले सकते हैं। गाड़ी में कोई कमी नहीं है। वो तो नजर आ ही रहा है।
देवराज चांद ने मोबाइल जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा, कीमत क्या है? सिर्फ 3 लाख। सस्ते में है। नहीं लेते लेते तो 4 लाख लग जाते हैं। ट्राई के लिए चलें सर? मैं जरा बाबूजी से बात कर लूं। देवराज चांद बोला, बाबूजी से बात किए बिना मैं कुछ नहीं खरीदता। ये तो अच्छी बात है सर, लेकिन बाबूजी हैं कौन? मेरे पापा। ओ, बात कर लीजिए। मुझे आधे घंटे का वक्त दो, मैं बाबूजी से भी बात कर लूंगा और गाड़ी को भी अच्छी तरह देख लूंगा। जी जरूर। चाय भिजवाऊं या ठंडा? नहीं, तुम जाओ, मुझे गाड़ी के पास छोड़ दो। आधे घंटे बाद आना। वो आदमी चला गया। देवराज चौहान फोन कानों से लगाए बाबूजी से बातें करने का नाटक करने लगा। नजरें इधर उधर घूमती रही। उसे गाड़ी दिखाने वाला कहीं ना दिखा तो फोन पर बात करने का दिखावा करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। गैराज में 30-40 लोग कारों पर काम कर रहे थे, परंतु किसी की निगाह उस पर नहीं थी। फोन कान से लगाए सीढ़ियों के पास पहुंचा, फिर ऊपर चढ़ता चला गया। चंद पलों में ही वो ऊपरी मंजिल पर था। नीचे का शोर ऊपर तक स्पष्ट आ रहा था। देवराज चौहान की पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। फोन उसने जेब में रख लिया था। गैराज के ऊपरी हिस्से पर 4-5 कमरे बने नजर आ रहे थे। अभी तक ऊपरी मंजिल पर कोई आदमी न दिखा। आगे बढ़कर देवराज चौहान ने एक दरवाजा खोला और भीतर झांका। इस कमरे में नए टायर ट्यूब भरे पड़े थे। दूसरे कमरे तक पहुंचा देवराज चौहान। दरवाजा खोला थोड़ा सा दरवाजा खोलकर भीतर झांका। अगले ही पल वो ठिठक कर रह गया। कमरे में बेड लगा था। टेबल, कुर्सियां, टीवी, फ्रिज था। बेड पर झंडू लेटा था। कमीज पैंट पहनी हुई थी, आंखें बंद थी उसकी। झंडू को देखते ही देवराज चौहान के शरीर में दौड़ते लहू की रफ्तार तेज होती चली गई। मस्तिष्क में 2 पलों के लिए अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में बीता वक्त चमका कि वो बुरे हाल घायल है और झंडू के हाथ में दबा चाकू उसके पेट में घुसता चला गया। अगले ही पल अंधेरा छट गया। देवराज चौहान के शरीर में कंपन उभरा और अगले ही पल वो दरिंदा लगने लगा। उसने दरवाजा पूरा पूरा खोला और भीतर प्रवेश कर आया। आंखों में अंगारे दहक रहे थे। दरवाजा बंद किया। आवाज उभरी तो झंडू की आंख खुल गई। अगले ही पल दोनों की नजरें मिली। झंडू देवराज चौहान को कई पलों तक देखता रहा, फिर चौंक कर उछला और खड़ा हो गया। देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। ऐसा लगा जैसे 2 शेर कमरे में मौजूद हों। झंडू के चेहरे पर अविश्वास के भाव नजर आ रहे थे। उसके होंठों से निकला, यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? देवराज चौहान गुर्रा उठा। मेरे जिंदा रहने का या यहां पहुंचने का? दोनों ही बातों का। मानना पड़ेगा कि हिम्मत वाले हो। झंडू खुद को संयत करने का प्रयत्न करता हुआ कह उठा। देवराज चौहान काली निगाहों से उसे घूरता रहा। बार बार तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी, झंडू ने कड़वे स्वर में कहा। अब तुम मेरे हाथ से मरोगे। मेरे डर से छिपे पड़े हो। मैं ही तुम्हें यहाँ ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा हूं। ऐसे में तुम मुझे धमकी देने की स्थिति में कैसे हो सकते हो? देवराज चौहान शब्दों को चबाते हुए वहशी स्वर में बोला, तुम अब जीने का हक खो चुके हो। झंडू के चेहरे पर मौत भरी मुस्कान उभरी। तेरे डर से नहीं, पुलिस के डर से यहाँ छुपा हूं। उस दिन के बाद से पुलिस सबको तलाश कर। जगमोहन का क्या किया? देवराज चौहान क्रूर स्वर में बोला। जगमोहन? झंडू के होंठों से निकला। वो बुरे हाल में हॉस्पिटल में था कि उसे उठा लिया गया है। मार दिया उसे? देवराज चौहान सर स्वर में बोला। मैं नहीं जानता। मुझे कोई खबर नहीं। झंडू ने दांत भींचकर इंकार में सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर निकाल ली। झंडू दरिंदा सा नजर आने लगा। मैं तुझे मारने आया हूं। देवराज चौहान ने दांत पीसे। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मार। चला गोली। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। गोली की तेज आवाज उभरी वहां।
और झंडू तो जैसे पहले ही जानता था कि क्या होने वाला है। वो एकटक देवराज चाहन की आंखों में देख रहा था और आंखों में देखते ही उसे पता चल गया कि गोली चलने जा रही है। झंडू बेहद फुर्ती के साथ फिरकनी की तरह घूमता चला गया। गोली उसे छू भी नहीं सकी। इससे पहले कि देवराज चौहान दूसरी गोली चलाता, झंडू उसके ऊपर आ गिरा। देवराज चौहान को उससे इतनी फुर्ती की आशा नहीं थी। झंडू देवराज चौहान से टकराया और दोनों नीचे गिरते चले गए। रिवॉल्वर देवराज चौहान के हाथ से छिटक कर नीचे गिरती चली गई। झंडू ने जोरदार घूंसा देवराज चौहान के चेहरे पर ठोका। देवराज चौहान के होंठों से कराह निकली और उसने झंडू को एक तरफ उछाल दिया, परंतु झंडू ने हवा में ही कलाबाजी खाई और फर्श पर जा खड़ा हुआ। उसी पल नीचे पड़ा टेबल उठाकर देवराज चौहान की तरफ उछाल दिया। देवराज चौहान ने किसी तरह अपनी तरफ आते टेबल को रोका और उसे नीचे गिरा दिया। तभी देवराज चौहान की निगाह झंडू पर पड़ी, जो कि खिड़की से कूद रहा था, और देखते ही देखते खिड़की से कूदता चला गया। देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली और सामने ही पड़ी रिवॉल्वर उठाकर खिड़की की तरफ दौड़ा। खिड़की से नीचे झांका तो झंडू को संभल कर जमीन से उठकर भागते देखा। उसी पल देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे नीचे कूदता चला गया। वो झंडू को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रहने देना चाहता था। ये सब उसके हत्यारे थे और जगमोहन के हत्यारे थे। ये उसकी अपनी लड़ाई थी। जमीन से टकराते ही देवराज चौहान दो बार लुढ़का और फिर उठकर झंडू की तरफ दौड़ा। यह गैराज के बाहर का हिस्सा था। सामने सड़क थी। झंडू उसी तरफ दौड़ा जा रहा था। देवराज चौहान का चेहरा क्रोध से पागल हुआ लग रहा था। झंडू फुटपाथ फुटपाथ पर दौड़ा चला जा रहा था। वो करीब 20 कदम आगे था। फुटपाथ पर और लोग भी आ जा रहे थे। सड़क पर से ट्रैफिक निकल रहा था। ये सब देखकर लोग सहम कर एक तरफ हो रहे थे। देवराज चौहान तेज से तेज रफ्तार दौड़ अपने और झंडू में फासला कम कर लेना चाहता था, और फासला कम हो भी रहा था। देवराज चौहान की दौड़ चीते की तरह थी, परंतु झंडू भी कम नहीं था। वो फुर्तीला इंसान था, लेकिन थोड़ा फासला कम हो गया था। दौड़ते दौड़ते देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। गोली की तेज आवाज उभरी। कई लोगों की भय भरी चीख सुनाई दी। गोली झंडू को तो नहीं लगी, परंतु उसी वक्त सामने से आते दो लोगों से वेग के साथ टकरा गई। झंडू गोली झंडू को तो नहीं लगी, परंतु उसी वक्त सामने से आते दो लोगों से वेग के साथ टकरा गया। वो भी गिरा और वो दोनों लोग भी गिरे। इतना वक्त बहुत था देवराज चौहान के लिए। देवराज चौहान झंडू के उठने तक पास जा पहुंचा। देवराज चौहान को पास देखकर झंडू हड़बड़ाकर सड़क पर पड़ा दौड़ पड़ा। देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और एक के बाद एक दो गोलियां चला दी। फायरों की तेज आवाज उभरी। एक गोली खाली गई। एक झंडू के कूल्हे में लगी। झंडू की जोरदार चीख गूंजी और वो उछलकर सड़क पर जा गिरा। ठीक तभी तेज रफ्तार से बस आई और उसे कुचलती चली गई। शरीर पर चढ़े, फिर पीछे के पहिए भी उसके शरीर पर से निकल गए। तब जाकर बस रुकी। देवराज चौहान ने स्पष्ट तौर पर उसकी मौत का नजारा देखा था। वहशी दरिंदा लग रहा था देवराज चौहान। दांत भींचे उसने रिवॉल्वर पैंट में फंसाई और आसपास दूर दूर खड़े लोगों पर निगाह मारी, जो उसे ही देख रहे थे। फिर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। एक तरफ दो पुलिस वाले भी मौजूद थे, परंतु किसी में इतनी हिम्मत कहाँ कि दरिंदे को रोकने की चेष्टा करता। 50 कदम आगे जाकर खाली जाती टैक्सी को हाथ देकर रुकवाया और भीतर बैठ गया। अभी तक देवराज चौहान का चेहरा सुलग रहा था। कहाँ चलूं साहब? टैक्सी ड्राइवर आगे बढ़ता हुआ कह उठा। 10 मिनट कहीं भी चलाते रहो, उसके बाद बताऊंगा कि कहाँ जाना है। देवराज चौहान ने खुद को संयत करते हुए कहा। टैक्सी ड्राइवर ने फिर कुछ नहीं कहा। तभी टैक्सी वहां से निकली जहां झंडू की लाश पड़ी थी और बस खड़ी थी। वहां अब लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर कह उठा, लोग ठीक से सड़क पार नहीं करते, तभी मारे जाते हैं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। टैक्सी को सड़कों पर दौड़ते 5-7 मिनट ही हुए होंगे कि ड्राइवर बोला, सर, हमारे साथ चलती कार हमें रुकने का इशारा कर रही है। देवराज चौहान ने फौरन कार की तरफ देखा। कार की ड्राइविंग सीट पर मनोहर बैठा दिख गया। टैक्सी रोक दो, देवराज चौहान ने कहा। टैक्सी ड्राइवर ने किनारे करके टैक्सी रोक दी।
देवराज चांद ने उसे 100 का नोट दिया और बाहर निकलकर आगे खड़ी हो चुकी मनोहर की कार की तरफ बढ़ गया। पास पहुंचकर आगे वाला दरवाजा खोला और भीतर बैठ गया। मनोहर ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने झंडू की लाश देखी, सड़क पर पड़ी थी। साथ ही उसने गहरी सांस ली। उसे मरना ही था। मैं गोलियां लेकर वापस पहुंचा तो झंडू को भागते देखा। फिर तुम पर नजर पड़ी। देवराज चौहान ने पैंट में फंसी रिवॉल्वर निकाली और उसका चैम्बर खोला। चैम्बर खाली था। देवराज चौहान चैम्बर में फंसे खोखे निकालकर कार में फेंकता बोला, गोलियां दो। मनोहर ने गोलियों वाला लिफाफा उसे दिया। देवराज चौहान ने चैम्बर भरा और रिवॉल्वर पैंट में फंसाकर लिफाफे में से गोलियां निकालकर जेब में ठूंसी। फिर सिगरेट सुलगा ली। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। मनोहर देवराज चौहान के चेहरे पर नजर मारकर बोला, अब मेरा काम तो खत्म हो गया। मुझे यहां कहीं भी उतार दो। देवराज चौहान ने कहा। कुछ आगे जाकर मनोहर ने कार रोकी। देवराज चौहान दरवाजा खोलकर बाहर निकला और दरवाजा बंद करके आगे बढ़ गया। मनोहर उसे जाते देखता रहा। फिर गहरी सांस लेकर कार आगे बढ़ा दी।